नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं, बल्कि उन तमाम रिश्तों की है जो समय और परिस्थितियों की आग में तपकर अपना असली रूप दिखाते हैं। साथियों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए इसका पहला भाग त्याग जरूर देखें, जो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। अब तक हमने देखा कि अनुज, जो पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई की छांव में पला बढ़ा, कैसे शहर की चमक धमक और झूठे रिश्तों में फंस गया, कैसे उसने अपनी जड़ों से नाता तोड़ लिया और उन्हीं हाथों को झटक दिया जिन्होंने उसे कभी गिरने नहीं दिया। लेकिन साथियों, जब भ्रम की चादर उतरती है, तब सच्चाई की ठंडी हवा रूह तक को हिला देती है। अनुज अब उस मोड़ पर आ खड़ा था जहां उसे सिर्फ पछतावा, शर्म और खोए हुए रिश्ते दिखाई दे रहे थे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए इस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं और ले चलते हैं एक ऐसे मोड़ तक जहां इंसानियत, पश्चाताप और प्रेम की असली परिभाषा मिलती है। अनुज रुखसाना के घर से गुस्से में निकल तो आया था, पर अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अनुज सूटकेस लेकर चला जा रहा था कि रास्ते में किसी गाड़ी ने एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी। अनुज कुछ कर पाता इससे पहले वह मोटर बहुत तेज रफ्तार से मौके से भाग निकली। अनुज भागकर उस बूढ़ी औरत के पास गया और भीड़ इकट्ठा हो गई। अनुज ने बूढ़ी औरत को उठाया और देखा कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, लेकिन बूढ़ी औरत होश में थी और उसके पैर में जरा सी मोच आई थी। भीड़ में खड़े लोगों ने भी उस बूढ़ी औरत का हालचाल पूछा। उन लोगों ने देखा कि बूढ़ी औरत ठीक है तो चलते बने, लेकिन अनुज के अंदर थोड़ी इंसानियत बची थी और उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, आप ठीक हैं माँ जी? हाँ बेटा, लगता है कि पैर में थोड़ी मोच आ गई है, जरा सारा तो दो, थोड़ा खड़े होकर देखती हूं। बूढ़ी औरत बोली। अच्छा माँ जी, जरा खड़ी तो हो जाइए, मैं भी देखूं भला आपके पैर में कितनी मोच आई है, अनुज ने कहा। बूढ़ी औरत को अनुज ने सहारा देकर खड़ा किया तो देखा कि उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। तब अनुज बोला, अच्छा माँ जी, आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। अनुज बूढ़ी औरत के बताए पते पर उसे पहुंचाने चल पड़ा। उसके घर पहुंचने पर बूढ़ी औरत ने दरवाजे का ताला खोला और दोनों भीतर पहुंचे। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। संस्कारों वाले लगते हो, लगता है कि बहुत ही अच्छे खानदान से हो, तभी इतने नर्म दिल के हो, नहीं तो इस स्वार्थी दुनिया में कौन किसका होता है। बूढ़ी औरत बोली। जी, अनुज बोला, लेकिन मैंने अपने घर वालों का बहुत दिल दुखाया है, तभी ऐसी स्थिति में हूं। ऐसा क्या किया है तुमने जो घर वाले तुमसे दुखी हैं? मां जी, नादानी में और जवानी के जोश में हो जाती हैं कुछ गलतियां, जिनकी भरपाई शायद हम जिंदगी भर नहीं कर पाते। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? जी, अनुज, अनुज नाम है मेरा। और मैं जानकी, बूढ़ी औरत बोली। जी, बहुत अच्छा। आप यहां अकेली रहती हैं? मां जी, ना, मेरी बेटी के साथ रहती हूं। पहले मैं गांव में रहती थी और बेटी यहां शहर में वकालत पढ़ रही थी। फिर गांव में मेरी तबीयत खराब रहने लगी, वहां देखभाल के लिए कोई नहीं था, तो बेटी अपने साथ शहर ले आई। बोली, अच्छे डॉक्टर हैं यहां, मुझे यहां अकेले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए घर के कुछ काम करती रहती हूं। आज सोचा कि कुछ बेटी की पसंद का खाना बना लूं, उसी के लिए सब्जियां लेने जा रही थी तो मेरे गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। अब बेटी आएगी तो मेरी आफत कर देगी कि तुम बाहर निकली ही क्यों। अच्छा, तो यह बात है, बहुत डरती हैं आप अपनी बेटी से? अनुज ने हंसते हुए कहा। ना बेटा, दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, इसीलिए एक दूसरे की चिंता रहती है। अच्छा, और बताओ कहां रहते हो? जी, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है, बस ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि आप मिल गईं। यह तो तुमने भली बताई बेटा, यह हमारा मकान खाली पड़ा है, माँ बेटी ही रहती हैं। सालों पहले जब मेरे पति जिंदा थे तो शौक शौक में यह मकान बनवा लिया था, लेकिन रहे कभी नहीं। उन्होंने तो अपना डेरा गांव में ही डाल रखा था, जमींदार जो थे, लेकिन सबको बताते रहते थे कि हमारा एक मकान शहर में भी है। यहां पहले किराएदार रहते थे, लेकिन जब बिटिया यहां पढ़ने के लिए आ गई
तो मकान खाली करवा लिया। 2-3 कमरे खाली पड़े हैं। आंगन के उस ओर वहीं पर अलग बाथरूम भी है और यह आंगन में नल है पानी के लिए। माँ जी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी, लेकिन अब भी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। बस 1-2 दिन में ही कुछ काम ढूंढकर आपको पैसे दे दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, जब हो जाए तब दे देना। अच्छा, अब मैं चाय बनाकर लाती हूं। जब तक तुम हाथ मुंह धो लो, फिर शाम का खाना भी तैयार करना है। बिटिया भी आने वाली होगी और घर में सब्जी भी नहीं है। आप चिंता ना करें माँ जी, सब्जियां मैं ले आऊंगा चाय पीकर। यह तो बहुत अच्छा हुआ। तुम क्या खाओगे वह भी बना दूंगी। जो भी आप प्यार से खिलाएंगी वह खा लूंगा। मेरी मां भी ऐसी ही थी, लेकिन मैं उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। अनुज दुखी होकर बोला। जानकी जी बोली, तो क्या वह अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ, मैंने सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां सबसे हो जाती हैं और तुम अपनी भूल सुधारना चाहते हो तो यह बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह जानकी जी और अनुज के बीच बातें चलती रहीं। शाम हो चुकी थी। सूरज उदास वैष्णो माता मंदिर में बैठा था। कोई पूजा करके सबको प्रसाद बांट रहा था। उसने सूरज से कहा कि प्रसाद ले लीजिए, लेकिन जब सूरज ने उसके चेहरे की ओर देखा तो बोल पड़ा, अरे पायल, तुम यहां भला कैसे? अरे सूरज बाबू, आप यहां भला कैसे? पायल ने भी सूरज से यही सवाल किया। मेरी तो बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, तुम बताओ। सूरज ने पायल से पूछा। जी, मैं तो शहर में वकालत करती हूं और इस बार गांव से मां को भी ले आई थी। उनकी तबीयत वहां ठीक नहीं रहती, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम वकालत पढ़ रही हो। जी हुजूर, आपने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। ओहो, यह बात है। लेकिन अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नकारात्मक जीवन में कुछ तो सकारात्मक हुआ। मैं कुछ समझी नहीं। जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तो घर चलिए, घर चलकर चाय पीजिएगा और मां से भी मिल लीजिएगा। जी फिर कभी। अब तो मुलाकात होती रहेगी। मैं यहीं बगल वाली धर्मशाला में ठहरा हूं। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूं। मां इंतजार कर रही होगी, लेकिन चाय पीने घर जरूर आना। जी जी बिल्कुल। अच्छा तो फिर मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते। और इतना कहकर पायल घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में पायल चलते चली जा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जिस जिन रास्तों से होकर जा रही थी, वह भी वही वैसा आ रहा था। तब पायल ने अपने कदमों की चाल थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। वह भी पायल के पीछे पीछे चल रहा था। अब पायल परेशान सी हो गई कि क्या करूं। अब पायल ने अपनी सैंडल उतारकर हाथों में ली और भागने लगी और सीधे घर के दरवाजे पर रुककर दम लिया। फिर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। मां दरवाजा खोलो, मां दरवाजा खोलो। जानकी जी के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वह धीरे धीरे आंगन तक आई और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पायल जानकी जी पर चिल्ला पड़ी। इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में, अब क्या करें? बेचारी पैर में चोट जो लगी है। दीदी, उस पीछा करने वाले शख्स ने कहा। दीदी? किसकी दीदी? मैं तुम्हारी कोई दीदी विधि नहीं हूं, और तुम हो कौन मुझे दीदी कहने वाले लफंगे कहीं के? कब से मेरा पीछा कर रहे हो? मां को देखकर दीदी कहने लगे। तुम वही चोर तो नहीं हो जो आजकल सुनसान गलियों में औरतों का परस चोरी करके भाग जाता है? पहले आप भीतर चलकर ठंडा पानी पिए और अपने गुस्से को ठंडा करें, फिर बैठकर बात करते हैं, वह शख्स बोला। लो भाई, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें, फिर भी गले पड़ रहे हो। मुंह उठाकर घर के भीतर ही चले आओगे क्या? पायल चीख पड़ी। वैसे कौन हो तुम? तुम हो कौन? जी, मैं अनुज, इस घर का नया किराएदार। तुम्हें रखा किसने? मां जी ने, बिना मेरी मर्जी के। क्यों मां, ये सब क्या है? अरे दीदी, भीतर चलो, सारा मुकदमा यहीं दरवाजे पर लड़ोगी क्या? थोड़े गुनहगार को भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दो। अनुज बोला। ओ भाई साहब, तुम चुप रहो, मैं अपनी मां से बात कर रही हूं। कैसे रहती है मां जी आप इनके साथ? अनुज ने जानकी जी से पूछा। अच्छा, पहले भीतर आओ, सब बताती हूं, जानकी जी बोली। जानकी जी पायल को अंदर ले गई। साथ में अनुज भी सब्जियों के थैले लेकर भीतर घुसा
और उसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसे अंदर आता हुआ देखकर पायल बोली, ओ भाई साहब, भीतर कहां घुससे चले आ रहे हो? मैं यहां का किराएदार हूं और कहां जाऊं? दीदी, फिर से दीदी, मुझे दीदी मत कहो। अच्छा, अब तू चुप रहेगी या खुद ही अपना हुक्म चलाती रहेगी? जानकी जी बोली। अच्छा बोलो मां, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, बस यही कि आज सब्जियां लेने बाजार गई थी, किसी गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। तभी इस लड़के ने आकर मुझे उठाया और पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए घर छोड़ने आ गया। इसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, तो मैंने कहा कि आंगन के उस ओर वाला भाग खाली पड़ा है, किसी भी कमरे में रह ले। बस इतनी सी बात है और तू राई का पहाड़ बना रही है। तो मां, तुम किसी भी अनजान को अपने घर में रहने की जगह दे दोगी? और मैंने तुमसे बाजार जाने को मना किया था ना, फिर तुम क्यों गई बाजार? तुम्हें कुछ हो जाता तो, उस गाड़ी की टक्कर तुम्हें जोर से लग जाती तो तुम ना हर काम अपनी मर्जी से करती हो, मेरी कहां सुनती हो? बेचारा है, बेचारा ने मेरी इतनी मदद की, मुझे तो नेक दिल लगा, इसीलिए घर में रहने के लिए कह दिया। अब मैं क्या कर सकती हूं जब तुमने इजाजत दे दी? और कल जो कुछ हो जाए तो मुझसे मत कहना। अभी मेरा मन और बहस करने का नहीं है, मैं हाथ मुंह धोने जा रही हूं। ऐसा कहकर पायल ने अपना पर्स आंगन में पड़ी चारपाई पर पटका और बाथरूम में घुस गई। मां जी, बहुत खतरनाक है आपकी बेटी, अनुज बोला। चुप रह बेटा, सुन लेगी तो तेरी और मेरी आफत कर देगी, जानकी जी ने धीरे धीरे घुसूर फुसूर करके अनुज से कहा। पायल बाथरूम से हाथ मुंह धोकर निकल कर बोली, मां, आज मंदिर गई थी, यह रहा प्रसाद, लो तुम खा लो और अपने मेहमान को भी खिला दो। पायल ने पर्स से प्रसाद निकालते हुए कहा, अब तू लाई है तो तू ही दे दे, ज्यादा पुण्य मिलेगा, तुम कहती हो तो ठीक है। और पायल ने अनुज के पास जाकर अनुज को प्रसाद दिया और अनुज ने पायल के पैर छू लिए। हाँ हाँ, बस रहने दो, यह सब करने की जरूरत नहीं है और तुम इस घर में रह सकते हो। पायल बोली, धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात हो चली थी, जानकी जी ने खाना तैयार कर लिया था। तब उन्होंने पायल और अनुज को खाने के लिए कहा। दोनों साथ में खाना खाने बैठे। तभी अनुज बोला, मां जी, आप खाना नहीं खाएंगी? तुम दोनों खा लो, तुम दोनों के खाने के बाद खा लूंगी। जब मेरी मां थी तो वह भी यही कहा करती थी, मां, मेरे बड़े भैया और बापूजी, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। और अब सब कहां है? पायल ने पूछा। मां, बाबूजी रहे नहीं और बड़े भैया गांव में रहते हैं। ऐसे ही दोनों बातें करते करते खाना खाते रहे। अब पायल अनुज से गुस्सा नहीं थी। उधर रुखसाना उदास सी अपने बिस्तर पर बैठी थी। आज अनुज के घर जाने से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या करे, उसकी वजह से अनुज का भविष्य खराब हो रहा था। और फिर सूरज भाईजान से किए हुए वादे का भी तो पूरा करना है। वह यही सोच रही थी कि तभी सबीना ने आकर खाने के लिए पूछा, दीदी, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। तू खा ले, खाना ढककर टेबल पर रखकर जाकर सो जा। जब मेरा मन करेगा तब खा लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। और इतना कहकर सबीना चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रुखसाना ने सबीना से कहा, जरा देखना तो कौन है। सबीना ने दरवाजा खोला तो देखा रोहित सामने खड़ा था। दीदी, रोहित साहब हैं, कह दे कि अभी यहां से तशरीफ ले जाएं, अभी मेरा मन उनसे बात करने का नहीं है। दीदी कह रही है कि अभी आपसे नहीं मिलना चाहती, सबीना ने रोहित से कहा। मैं भी देखता हूं कि कैसे नहीं मिलना चाहती। रोहित ऐसा कहकर भीतर चला आया। रोहित को अंदर आता देखकर सबीना ने टोका भी कि आप कहां चले जा रहे हैं, लेकिन रोहित नहीं माना और रुखसाना के पास जाकर बोला, मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती, आप यहां से तशरीफ ले जाएं। रोहित साहब, अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं है, रुखसाना ने जवाब दिया। लेकिन क्यों? अनुज के सामने तो बड़ा प्यार जताया जा रहा था। वह तो मैं अनुज को दिखाने के लिए नाटक कर रही थी कि वह यहां से चला जाए। नाटक तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो। अब मैं तुम्हें असली ड्रामा दिखाऊंगा, रुक जाओ, मेरा भी वक्त आएगा। और इतना कहकर रोहित रुखसाना के घर से चला आया। उधर गांव में गंगा सूख कर कांटा हो चली। चेहरे की सारी रंगत न जाने कहां गई।
उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट तो जैसे खो सी गई है। अब तो वह बाहर भी नहीं निकलती, बस काम ही करती रहती है कि व्यस्त रहे। वह इसलिए कि अनुज की उसे याद न आए। उसकी ऐसी दशा देखकर रामकृष्ण जी उदास हो उठते हैं और उसकी मां रामकली भी हमेशा रामकृष्ण जी से कहती रहती है कि ना जाने हमारी गंगा को क्या हो गया। विश्वास नहीं होता कि यह वही गंगा है जो अनुज के साथ इस डाल से उस डाल और उस डाल से इस डाल फुदकती रहती थी। कितना खुश रहते थे दोनों एक दूसरे के साथ। लेकिन जब से अनुज गया है, हमारी गंगा की तो जैसे हंसी ही चली गई है। हाँ रामकली, मैं भी तो वही सोच रहा था। मुझसे भी गंगा का दुख नहीं देखा जाता। काश अनुज फिर से गांव लौट आए और फिर से सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए। रामकृष्ण जी बोले, हाँ गंगा के बाबू, मैं भी यही चाहती हूं। और सूरज भी, जब से गया है उसकी भी कोई खबर नहीं आई। ना जाने उसे अनुज मिला के नहीं, क्या हालचाल है। मैं तो कहती हूं तुम शहर क्यों नहीं चले जाते। शहर जाकर पता करो कि दोनों कहां हैं। रामकली बोली, लगता है तुम सही कह रही हो। रामकली, यही करता हूं। अभी त्योहारों का समय है तो दुकानदारी ठीक से चल रही है। अभी दुकान छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन कुछ दिन के बाद कोशिश करता हूं शहर जाने की। हाँ यही सही रहेगा। आखिर वह दोनों तुम्हारे पुराने मित्र के बच्चे हैं। इतना फर्ज तो तुम निभा ही सकते हो। सही कह रही हो रामकली, आखिर इंसानियत भी तो कुछ होती है। वही तो मैं भी यही कह रही हूं। तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाने के विषय में कुछ करता हूं। इसी तरह रामकिशन जी और रामकली जी के बीच बातें चलती रहीं। रात हो चली थी, लेकिन इधर जानकी जी और अनुज की बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। और उधर पायल अपने कमरे में रखी टेबल कुर्सी पर बैठकर अपने कुछ कागजात देख रही थी। तभी पायल बोली, मां अब क्या, रात भर अपने मेहमान के साथ बैठी बातें करती रहोगी, सोना नहीं है क्या। अब क्या करूं, तू तो दिन भर बाहर रहती है और मैं यहां लोगों से बात करने को तरस जाती हूं। बहुत दिनों के बाद कोई मिला है, आज तो जरा जी भरकर बातें कर लेने दे। और तू मत सोना, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूं। जानकी जी बोली, अच्छा ठीक है मां। जानकी जी दूध का गिलास लेकर पायल के पास पहुंची और पायल का मन लेते हुए बोली, क्यों बिटिया, उसे सोने के लिए एक दरी दे देती हूं, फर्श पर बिछाकर सो जाएगा। एक तो उसे रहने की जगह दे दी, ऊपर से खाना भी यहीं खाएगा। इतना कर दिया काफी है। कैसी बातें करती हो मां, संदूक में इतने रजाई गद्दे भरे पड़े हैं, एक दे दो। और फर्श पर क्यों सोएगा बेचारा। आंगन में जो चारपाई पड़ी है उससे कह दो उठाकर अपने कमरे में डाल ले, और जो टेबल फैन फालतू रखा है उसे भी उठाकर अपने कमरे में ले जाए, और जो छोटी सी चारपाई रखी है उसे आंगन में डाल दे। और मां, तुम्हें उसका खाना क्यों खल रहा है, बेचारे की खुराक ही कितनी है। तुम इतना दान करती हो, उसे खिलाकर यह समझना कि तुमने दान कर दिया। पायल बोली, मैं तेरे मुंह से यही तो सुनना चाहती थी। जानकी जी मन में सोचा। पायल ने आवाज देकर अनुज को बुलाया, अनुज अनुज जरा इधर तो आना। जी दीदी, क्यों बुलाया मुझे। मां, इसे उस कमरे में रखे संदूक में से बिस्तर दे दो और टेबल फैन भी दिखा दो, ले जाएगा खुद ब खुद उठाकर। यहां कोई इनके नौकर नहीं लगे हैं। आजा बेटा, अपने सोने के लिए बिस्तर उठा ले और पंखा भी ले जा, और जो आंगन वाली चारपाई है उठाकर अपने कमरे में डाल ले। ठीक है मां जी, धन्यवाद दीदी। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ यहां से। अब क्या, सर पर ही खड़े रहोगे, पायल बोली, और अनुज संदूक से बिस्तर निकालने चला गया जानकी जी के साथ। जानकी जी कमरे में पहुंचकर अनुज से बोली, बेटा, मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, हालातों ने उसे गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना दिया है। जब यह बहुत छोटी थी तो उसके पिताजी बहुत ही कम उम्र में बीमारी से चल बसे थे। मैं घर की सबसे छोटी बहू थी। मुझसे बड़े 2 जेठ थे जिन्होंने हमारे हिस्से की बहुत सी जमीन जायदाद हथिया ली। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने इस बात का फायदा उठाकर सब अपने नाम कर लिया। पुरखों की दोनों हवेलियां अपने नाम कर ली। गांव का एक छोटा सा घर और जमीन का एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे हाथ आया। यह शहर वाला मकान मेरे नाम था, इसीलिए वह लोग इसे नहीं ले पाए।
ऐसे हालात होने पर भी मैंने पायल का स्कूल नहीं छुड़वाया। हालात देखकर उसने भी पढ़ाई जारी रखी और ठान लिया कि वह वकील बनेगी ताकि लोगों को न्याय दिलवा सके। इसीलिए अपनों से और समाज से लड़ते लड़ते बेचारी का स्वभाव ऐसा हो गया है। एक लड़की के लिए समाज का सामना कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सही कह रही हैं मां जी आप। अच्छा बेटा जाओ, अब आराम करो, सुबह बातें करेंगे। ठीक है मां जी, अब मैं जाता हूं। और इतना कहकर अनुज ने अपना बिस्तर बिछाया और लेट गया और मन में यह सोचने लगा कि कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा हो अगर पायल दीदी मेरी भाभी बन जाए। यही सोचते सोचते अनुज सपनों की दुनिया में खो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही जानकी जी उठकर साफ सफाई में लग गई। सबसे पहले वह द्वार पर झाड़ू लगाकर उसे धोती है। द्वार को साफ करने के बाद वह इतने बड़े आंगन में झाड़ू लगाती है। आंगन में कूड़ा इसलिए ज्यादा फैलता है क्योंकि आंगन में आम का पेड़ और कुछ और भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां झड़ती हैं। अनुज ने उन्हें झाड़ू लगाते हुए सुना तो बाहर आकर बोला, लाइए मां जी, यह काम मैं कर देता हूं, तब तक आप कुछ और कर लीजिए। वैसे भी आपके पैर में मोच आई है ना। बेटा मैं कर लूंगी, तुम जाओ। ठीक है, तो मुझे और कुछ बता दीजिए, मैं वो कर लेता हूं। अरे मैं सब कर लूंगी, मुझे आदत है और मोच अब ठीक है। सब काम निपटाकर जानकी जी ने चूल्हे को जलाकर उबलने के लिए आलू चढ़ाए और अनुज से बोली, मैं नहाने जा रही हूं, जरा देख लेना। ठीक है मां जी। तब तक पायल भी अपने कमरे से निकलकर आई और अनुज से बोली, मैं पड़ोस वाली चाची से दूध लेने जा रही हूं। दूध लेकर पायल लौटी और दूध गर्म कर सबके लिए चाय बनाई। तब तक जानकी जी भी नहाकर आ गई थीं। उन्होंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया और तुलसी के पौधे की पूजा करके चाय पीने बैठ गईं। तब तक आलू भी उबल गए थे और अनुज ने उबले आलू निकालकर अलग तस्तरी में रख लिए। मां, क्या आज आलू के पराठे बना रही हो नाश्ते में? पायल ने पूछा। सोच तो यही रही हूं मां, आज जल्दी नहीं है, मैं आराम से 8 बजे नहीं 10 बजे जाऊंगी क्योंकि आज दफ्तर नहीं जा रही। दफ्तर नहीं जाना तो फिर कहां जाना है? एक गरीब औरत है, उसके ससुराल वालों ने सब छीन लिया है और उसे और उसके पति को घर से निकाल दिया है। अभी मायके में रह रही है। उसके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं है। तो मेरे सर ने कहा कि तुम अब इस काबिल हो गई हो कि केस लड़ सकती हो। इसी बहाने तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं तुम्हें कितना सिखा पाया हूं। इसीलिए मुझे उसी औरत से मिलने जाना है। मैंने लखन चाचा को कल बोल दिया था कि अपना ऑटो लेकर 10 बजे आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन बिटिया इस बेचारे को भी काम दिलवा दे। अरे हां, सही कहा, लखन चाचा के साथ चले जाना, वह तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दिलवा देंगे। ठीक है, तो मैं भी तैयार होकर आपके साथ चलता हूं, अनुज बोला। अच्छा ठीक है, चलो। जानकी जी जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पराठे सेंकने लगीं। तब तक पायल और अनुज भी तैयार होकर नाश्ता करने बैठे। पराठे खाकर अनुज को गांव की याद आ गई। उसका मन उदास सा हो गया, लेकिन वह चुपचाप पराठे खाने लगा। तभी जानकी जी बोली, और दूं बेटा? ना ना मां जी, बस पेट भर गया। अच्छा एक ले ले छोटा सा, देख इसे कितना सारा भरकर बनाया है। नहीं मां जी, रहने दीजिए। अरे ले लो ना, क्यों भाव खा रहे हो? अच्छा चलो आधा आधा ले लेते हैं, पायल बोली। ठीक है दीदी। और दोनों के खाकर उठने के बाद जानकी जी भी खाने बैठ गईं। दोनों तैयार होकर आंगन की चारपाई पर बैठे ही थे कि लखन चाचा ने दरवाजे से आवाज दी, तैयार हो गई बिटिया? हां चाचा, अभी आई। और दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आकर ऑटो में बैठी थे कि लखन चाचा ने पूछा, तुम कौन हो साहब? तभी पायल बोल पड़ी, मेरा ममेरा भाई है चाचा, अभी कल ही शहर आया है नौकरी की तलाश में। अगर आप इसे कोई नौकरी दिलवा सके तो बहुत अच्छा होगा। तो बरखुरदार, आप नौकरी की तलाश में आए हैं, कोशिश करते हैं आपके लिए नौकरी ढूंढने की, लखन चाचा बोले। और बातों ही बातों में पायल जिससे मिलने आई थी वहां पहुंच गई और ऑटो से उतरकर बोली, चाचा आप अब जाइए, मैं दूसरा ऑटो लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, आज हम इन बरखुरदार को अपने साथ ऑटो में बैठाकर
शहर दिखा देते हैं। यह गांव से आए हैं तो इन्होंने शहर तो देखा नहीं होगा। लखन चाचा बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पायल बोली। और लखन चाचा ने अनुज को ऑटो में बैठाकर शहर घुमाते घुमाते ना जाने कितनी बातें की। अब क्या बताएं, जवानी में एक रईस की लड़की से इश्क हो गया। ना रात को सुकून, ना दिन को आराम। किताबें बेच बेच कर हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करने लगे। लेकिन जिस दिन बाबूजी के कानों तक यह बात पहुंची, उसके दूसरे ही दिन बाबूजी ने अपनी किसी खास दोस्त की लड़की के साथ हमारी शादी करवा दी और हमारा इश्क परवान चढ़ने से पहले ही दफन हो गया। अनुज भी लखन चाचा की बातों का बहुत ही आनंद उठा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। आज उसे लग रहा था कि वह कैसे भ्रमित जाल में फंस गया था। लोग ऐसे ही होते हैं जिनके बीच कभी वह रह रहा था। वह दुनिया तो नकली थी, छलावा थी, लेकिन उसने मन में सोचा कि एक बार तो रुखसाना से जरूर पूछेगा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। लखन चाचा ऐसे ही अपने तजुर्बे को अनुज को बताते चले जा रहे थे और अनुज उनकी बातों को चटकारे लेकर सुन रहा था। ऑटो भी अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ता चला जा रहा था। तभी अनुज को एक विचार आया और उसने लखन चाचा से पूछा, लखन चाचा, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ, कहो। अगर आप मुझे कोई ऑटो किराए पर चलाने को दिला दें तो? ना बाबूजी, पायल बिटिया ना जाने क्या कहेगी हमें, चाचा ने कहा। वह कुछ नहीं कहेगी, मेरे पास कोई भी काम नहीं अभी। तब तक मैं ऑटो चला लेता हूं और मैं उनका भाई नहीं, किराएदार हूं। मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है, अनुज ने कहा। अच्छा, तो यह बात है, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। इस तरह सड़कों पर ऑटो चलाते तुम्हें शर्म महसूस नहीं होगी? शर्म कैसी चाचा, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता अगर सत्य, जिम्मेदारी और ईमानदारी से किया जाए। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, लेकिन एक बार और सोच लो। सोच लिया चाचा, किराए के पैसे भी नहीं है चुकाने के लिए। कल माँ जी ने सब्जी लाने को कहा था तो उन्हीं ने पैसे दिए। बहुत शर्म महसूस हुई थी। तो बरखुरदार, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। आप कल से यह काम शुरू कर सकते हैं। चलिए, आपको अपना गरीब खाना दिखा देते हैं। कल आकर ऑटो ले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, इसी बहाने चाची जी से भी मुलाकात हो जाएगी। अनुज लखन चाचा के घर पहुंच गया और ऑटो के बारे में भी सब जान लिया। चाची से भी मुलाकात करके घर लौट आया, क्योंकि लखन चाचा का घर पायल के घर के नजदीक था। दरवाजा खटखटाया, पायल ने दरवाजा खोला। तब तक पायल भी घर लौट आई थी, उस औरत से मुलाकात करके। अनुज को खुश देखकर उसने पूछा, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ दीदी, काम जो मिल गया है। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया हुआ। क्या काम है और कौन सी जगह? जी, लखन चाचा का दूसरा ऑटो खाली पड़ा था तो उसे चलाने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऑटो चलाओगे, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? पायल बोली। क्या बुराई है ऑटो चलाने में? मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, कहां से लाऊं पैसे? नौकरी भी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। ना पढ़ाई, वो भी अधूरी छोड़ दी। मेरी अय्याशियां ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। घर वालों को भी धोखे में रखा, देवता समान बड़े भाई को धोखा दिया। अब इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई मुझ में कि मैं उनसे आंखें मिला सकूं। कहते कहते वह रो पड़ा। रहने देना बिटिया, किसी के जख्मों को नहीं कुरेदा करते। कर गया होगा नादानी में गलती, अब उसका पश्चाताप करना चाहता है तो करने देना। मैं और तुम कौन होते हैं उसे रास्ता दिखाने वाले? अब वह खुद ही सुधरना चाहता है तो सुधरने दे, जानकी जी बोली। ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत का काम है और इन जनाब की शक्ल से तो नहीं लगता कि इन्होंने कभी भी मेहनत की है, पायल बोली। अच्छा, चल छोड़ बिटिया, जा अनुज बेटा, हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूं, जानकी जी बोली। सबने बैठकर चाय पी। मां, क्या बना रही हो खाने में? आजा, पायल ने पूछा। छोले पूरी बना रही हूं और साथ में रायता भी। ठीक है मां। अरे वाह मां जी, छोले पूरी और साथ में रायता भी, अपने कमरे से आते हुए अनुज ने कहा। तुम्हें पसंद है? जानकी जी ने पूछा। हाँ मां जी, मेरी मां बनाया करती थी, और गंगा भी। यह गंगा कौन है? पायल ने पूछा। मेरे पड़ोस वाले काका की बेटी है। अच्छा, लगता है तुम्हें गांव की बहुत याद आती है।
वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? जी, माधवपुर। क्या कहा? माधवपुर? मैं तो वहां गई हूं। मेरे बुआ फूफा जी का गांव है, वह वहां के जमींदार हैं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे गांव जा चुकी हैं। अच्छा, यह बताओ, क्या तुम सूरज बाबू को जानते हो? उनके गांव में एक बड़ी दुकान है, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, कभी एक पैसा फालतू नहीं लेते। पायल बोली। जी, जानता तो हूं। क्या आप मिली हैं उनसे? हाँ, पहली बार मेरी मुलाकात उनसे रेलगाड़ी में हुई थी। तब मुझे लगा कि वह बहुत ही रूखे व्यवहार के व्यक्ति हैं, लेकिन उस समय वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। फिर एक दो बार गांव में मुलाकात हुई, लेकिन अभी कल शाम को उनसे मेरी मुलाकात वैष्णो देवी मंदिर में हुई। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों से वैष्णो देवी मंदिर की धर्मशाला में रह रहे हैं, लेकिन वजह नहीं बताई। पायल बोली। अच्छा, तो वो शहर आ गए हैं? अनुज बोला। अच्छा बिटिया, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो झटपट मसाला पीस दे, छोले बस होने वाले हैं और अंधेरा भी तो हो चला है। जानकी जी बोली। ठीक है मां, मैं तो भूल ही गई थी। और पायल फौरन मसाला पीसने में लग गई। अनुज अब कुछ देर अकेले रहना चाहता था, इसलिए अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर लेटकर अपने मन में सोचने लगा कि भैया दुकानदारी छोड़कर केवल मेरे लिए मुझे ढूंढते हुए शहर आ पहुंचे। मैंने उनका कितना अपमान किया, आज तक कोई परवाह नहीं की, और वो मेरी कितनी चिंता करते हैं। अब मैं उनसे किस मुंह से माफी मांगने जाऊं? और यही सोचते सोचते अनुज की आंखें गीली हो गईं। तभी जानकी जी ने अनुज को पुकारा। बेटा अनुज, जरा इधर तो आ। अभी आया मां जी। अनुज इतना कहकर बाहर पहुंचा और जानकी जी से पूछा। जी मां जी, कहिए, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस वो घी का मर्तबान सबसे ऊपर वाली अलमारी में रखा है। लगता है रखते हुए थोड़ा पीछे की ओर खिसक गया। हम दोनों का हाथ नहीं पहुंच रहा, जरा निकाल देना। जी मां जी, बताइए तो कहां रखा है? और जानकी जी अनुज को भंडार गृह में ले गई। अनुज ने घी का मर्तबान निकाल दिया और बाहर आंगन में आकर गुमसुम सा बैठ गया। जानकी जी ने कुछ देर में ही छोले में देसी घी का तड़का लगाया और दोनों की थाली लगाकर गर्मागर्म पूड़ियां बनाकर परोसकर बोली, चलो भाई, दोनों खाना खाने बैठो। और दोनों खाना खाने बैठ गए। तभी पायल बोली, क्या हुआ अनुज? देख रही हूं जब से गांव के बारे में बताया है, थोड़े परेशान नजर आ रहे हो। ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर अनुज चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि क्यों ना मैं कल भैया से मिलने धर्मशाला चला जाऊं। लेकिन क्या भैया मुझे माफ करेंगे? और अगर मुझसे नाराज होते तो शहर क्यों चले आते सब कुछ छोड़कर? इसका मतलब है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया, तभी तो शहर आए हैं। तो कल भैया से मिल ही आता हूं। अनुज यही सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। आज अनुज जल्दी उठा। उसने ही आज सबके लिए चाय बनाई और सबके लिए हलवा बनाया। फिर शायद तैयार होकर नाश्ता किया। जानकी जी और पायल से आशीर्वाद लेकर लखन चाचा के यहां पहुंच गया और ऑटो लेकर लखन चाचा से इजाजत लेकर निकल पड़ा शहर की ओर। दिन भर उसने शहर में बहुत सी सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया और काफी कमाई भी कर ली। अब उसने सोचा कि भैया से मिलकर आता हूं, और वह धर्मशाला की ओर सूरज से मिलने चल पड़ा। धर्मशाला पहुंचकर उसने लोगों से पूछा कि सूरज कहां रहता है। वहां मौजूद लोगों ने बता भी दिया कि वह इस कमरे में रहता है। वह बहुत देर तक सूरज का इंतजार करता रहा, लेकिन आज सूरज को सराफा बाजार से लौटने में देर हो गई थी। दुकान में शेठ जी ने कह दिया कि मुनीम जी, आज महीने का आखिरी दिन है, सारा हिसाब किताब जोड़कर जाइए। इसीलिए सूरज को दुकान से आने में देरी हो गई। उधर अनुज को भी घर जाने में देरी हो रही थी। उसे लग रहा था कि मां जी और दीदी उसका इंतजार कर रही होंगी। आज पहला दिन है तो और चिंता में होंगी। मैं अब और नहीं रुक सकता, कल फिर से आ जाऊंगा। और धर्मशाला के एक व्यक्ति को अपना संदेश देकर वह चला आया। उधर सूरज जब दुकान से लौटा तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई आपसे मिलने आया था, आपने आज देर कर दी, आपका इंतजार करते करते चला गया। सूरज ने उस व्यक्ति से पूछा कि कौन था वह। उसने अपना कोई नाम बताया। जी हां, कह रहा था कि उसका नाम अनुज है, लेकिन पता नहीं बताया।
उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। सूरज को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उससे मिलने अनुज आया था। आखिर उसे अपने भाई की याद आ ही गई। और कैसे ना मेरी याद आती, सगा भाई जो है मेरा। सूरज इतना खुश था कि इतना थका हुआ होने के बावजूद भी रात के खाने में उसने खीर पूरी बनाई और खाकर लेट गया। रात को आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोने वाला था वह, लेकिन पगले ने अपना पता ठिकाना दे दिया होता तो ढूंढने में आसानी रहती। फिर भी मैं बहुत खुश हूं कि वह मुझे ढूंढते हुए यहां आ पहुंचा। सूरज मन में सोचते सोचते कब सपनों में खो गया उसे पता ही नहीं चला। उधर अनुज को भी घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। अंधेरा भी हो गया था। उसने दरवाजा खटखटाया। पायल ने दरवाजा खोलते ही पूछा, बहुत देर कर दी अनुज, मां परेशान हो रही थी। हां दीदी, किसी से मिलने चला गया था। मैं उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वह समय से अपने काम से नहीं लौट पाए और मैं उनसे मिले बिना ही वापस आ गया। अनुज ने पायल को जवाब दिया। कौन है वह? मेरे गांव के हैं। अच्छा ठीक है, सुबह खबर तो करके जाते कि उनसे मिलने जा रहे हो तो मां परेशान ना होती। अनुज के पहुंचने तक जानकी जी खाना तैयार कर चुकी थी। उन्होंने अनुज को देखते ही कहा, आ गया बेटा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस रही हूं। ठीक है मां जी। और इतना कहकर अनुज हाथ मुंह धोने चला गया। वापस आकर खाना खाने बैठ गया। खाते खाते जानकी जी ने अनुज से पूछा, जिनसे मिलने गए थे वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं? हां मां जी, बहुत करीबी हैं वह मेरे। कोई लड़की तो नहीं? पायल ने अनुज को छेड़ते हुए कहा, ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वह मेरे बड़े भाई समान है। मैंने कभी उनका बहुत दिल दुखाया था, उसी की माफी मांगने गया था उनके पास, लेकिन मेरा जाना फिजूल हो गया। वो मुझे मिले ही नहीं। दिल छोटा न करो बेटा, तुम्हारा इरादा नेक है तो वह तुम्हें जरूर मिलेंगे। और चिंता करते हुए खाना नहीं खाया करते, तन में नहीं लगता। जी मां जी, मैं चिंता नहीं कर रहा, लेकिन मिल जाते तो मन से बहुत बड़ा बोझ हट जाता। और ऐसे ही खाने के साथ साथ सबकी बातचीत चलती रही। और ऐसे ही अनुज को ऑटो चलाते हुए काफी दिन बीत गए, लेकिन वो उस दिन के बाद चाहते हुए भी सूरज से मिलने ना जा पाया, क्योंकि शाम के समय 2-3 लोगों ने उसके ऑटो को फिर से घर जाने के लिए लगा रखा था। इसीलिए शाम को उसे काम से लौटने पर देर हो जाती थी। इसीलिए वह सूरज से मिलने नहीं जा पा रहा था। और दोपहर के समय उसे फुर्सत होती तो उस समय सूरज सराफा बाजार में रहता। इधर रामकली रामकिशन से कहती हैं, अब शहर जाकर दोनों बच्चों का हालचाल ले आते। और गंगा की भी तबीयत ठीक सी नहीं रहती, मारे चिंता के घुली जाती है, तो इसे भी शहर के डॉक्टर को दिखा देते। पता तो चले आखिर इसे क्या तकलीफ है। वैसे इसकी सबसे बड़ी तकलीफ तो अनुज है। उसके ही कारण इसका ऐसा हाल हुआ है। शायद अनुज से मिले तो ठीक हो जाए। हां भाग्यवान, तुम एकदम सही कहती हो। कल ही शहर जाने का बंदोबस्त करता हूं और तुम भी संग चलो। शयानी बिटिया है और शहर का मामला है। औरत जाति औरत को भली प्रकार समझ सकती है। कुछ ही दिनों की तो बात है। इसी बहाने तुम भी शहर घूम लेना और तुम्हें मैं वहां का क्रीम पाउडर और लाली भी दिलवा दूंगा, जिसे लगाकर तुम बिल्कुल मैम लगोगी। मैम। रामकिशन जी ने रामकली से ठिठोली करते हुए कहा, अरे हटो जी, बुढ़ापे में तुम भी सटिया गए, ना जाने कैसी बातें करते हो। ये क्या मेरी कोई उम्र है क्रीम पाउडर लगाने की? अरे तुम तो अब भी मेरे लिए वही 16 साल वाली रामकली हो, जैसे शादी के समय थी। चलो हटो जी, अपना काम करो। आज क्या लेकर बैठ गए? समय तुम्हें भी ना जाने कौन कौन सा शौक चढ़ा रहा है। ये छोड़ो और जाकर हम तीनों के शहर जाने का बंदोबस्त करो। तब तक मैं बोरिया बिस्तर बांधने का काम करती हूं। हां भाई, जाता हूं। सब समय समय की बात है। कभी ऐसा समय था कि तुम मेरे बिना एक दिन भी ना रह पाती थी और आज ऐसा कहती हो। तभी गंगा कुएं से पानी भर के वापस आ गई थी। गंगा को देखकर रामकृष्ण जी बोले, अच्छा तो मैं इंतजाम करके आता हूं। ठीक है, रामकली बोली। मां, बाबूजी किस चीज का इंतजाम करने जा रहे हैं? गंगा ने पूछा। टिकट का इंतजाम करने। अच्छा तो बाबूजी शहर जा रहे हैं ना बिटिया? हम सब शहर जा रहे हैं, रामकली बोली। यह सुनकर गंगा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए वह भीतर चली गई।
दूसरे दिन ही दोपहर की गाड़ी से सब शहर की ओर रवाना हो चले। रामकिशन जी ने सीट पहले से ही आरक्षित करवा ली थी, इसीलिए सफर में असुविधा नहीं हुई। रामकिशन जी को सब पता था, क्योंकि वह अक्सर शहर आते जाते रहते थे। रात भर के सफर के बाद रेलगाड़ी दूसरे दिन सुबह 11 बजे शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। रामकिशन जी परिवार सहित रेलगाड़ी से सामान लेकर उतरे। प्लेटफार्म से बाहर आकर एक जगह बैठाकर गंगा और रामकली से रुकने को कहा और बोले, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं ऑटो तय करके आता हूं, और हां, जरा सामान देखे रहना। इतना कहकर रामकिशन जी थोड़ा और बाहर आए और ऑटो ढूंढने लगे, और वहीं पर अनुज भी अपना ऑटो लेकर अन्य ऑटो वालों के साथ कतार में खड़ा था। रामकिशन जी ने अनुज को देखा और पहचान लिया। अरे अनुज बेटा तुम, और यह सब क्या है? रामकिशन जी ने अनुज से पूछा। जी, अपनी करनी का फल भुगत रहा हूं। आप सबका बहुत दिल दुखाया है, उसी का प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसीलिए जो काम मिला वही कर लिया, और आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं इसी लायक हूं। बहुत दिल दुखाया है मैंने आप सबका। ना पढ़ाई छोड़ता और ना यह दिन देखना पड़ता, अनुज ने रामकिशन जी से कहा। अरे बेटा, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। यह अच्छा हुआ कि तुम्हें समय रहते अक्ल आ गई और तुम सही राह पर आ गए, रामकिशन जी बोले। और सब कैसे हैं घर में? अनुज ने पूछा। सब ठीक हैं बेटा, सब यहीं हैं, मेरे साथ ही आए हैं, रामकिशन जी बोले। और गंगा भी आई है? हाँ, वह भी आई है। और सूरज कैसा है? रामकिशन जी ने पूछा। जी, मैं नहीं मिल पाया हूं उनसे। एक बार गया था उनके पास, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्या कहा? एक जगह रहकर भी दोनों भाई आपस में अभी तक नहीं मिले? रामकिशन जी बोले। अच्छा, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले आप रामकली काकी और गंगा को ले आइए, अनुज ने रामकिशन जी से कहा। ठीक है। और इतना कहकर रामकिशन जी ने रामकली और गंगा के पास पहुंचकर अनुज का सारा हाल कह सुनाया। दोनों थोड़ी दुखी भी हुई, लेकिन खुश भी थीं कि अनुज अब सुधर गया है। गंगा ने उसे देखा और खुशी से उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अनुज मारे शर्म के गंगा से नजर नहीं मिला पा रहा था। अनुज बोला, कहां ठहरे हैं काका? अभी तो कुछ सोचा नहीं, तुम कुछ सुझाव दो। वैष्णो देवी मंदिर की धर्मशाला में ठहर जाइए, भैया भी वहीं ठहरे हैं। जब तुम्हें पता है कि सूरज कहां रहता है, तो अब तक मिलने क्यों नहीं गए? रामकिशन जी ने पूछा। काका, बताया तो आपको कि एक बार गया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, और उस दिन से समय ही नहीं निकल पाया उनसे मिलने के लिए, अनुज ने कहा। रामकिशन जी अनुज को धर्मशाला लेकर गए, लेकिन वहां के मालिक ने 2-4 दिन के लिए कमरा देने से मना कर दिया। बोले, अगर महीने भर रहना है तो बताओ। लेकिन रामकिशन जी को तो केवल 2-4 दिन के लिए ही ठहरना था, इसीलिए उन्हें कमरा नहीं मिला। 1-2 धर्मशालाएं और देखीं, लेकिन वहां पर भी वही हाल था। थक हार कर अनुज बोला, आप मेरे साथ चलिए, जहां मैं रहता हूं वहां मां जी बहुत अच्छी हैं। अपने मकान में वह 2-4 दिन के लिए ठहरने की जगह दे देगी। अब क्या करें, इसके सिवाय कोई चारा भी तो नहीं है। और दोपहर भी होने को आई, अभी तक स्नान भी नहीं हुआ, रामकली बोली। हां काकी, आप मेरे साथ ही चलिए, 2-4 दिन की बात है, मां जी को आप लोगों के आने से अच्छा लगेगा, अनुज बोला। अनुज रामकिशन जी के परिवार के साथ घर पहुंचा और जानकी जी को सारा हाल कह सुनाया। जानकी जी बोली, बस इतनी सी बात? इतना बड़ा मकान पड़ा है, 2-4 दिन मेहमानों के रहने से भला मुझे क्या हर्ज है? उल्टा मैं तो खुश हूं कि घर भरा भरा लगेगा। और जैसी मेरी पायल वैसी ही यह बिटिया। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रामकली जी बोली। हां बहन, हम पर विश्वास करके बहुत बड़ा काम किया है आपने, नहीं तो सियानी बिटिया को लेकर कहां जाता, रामकिशन जी बोले। कैसा उपकार भैया, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। सही कहा बहन, सब इंसान की ही माया है। अब अनुज का ही घर देख लो, जब से मेरा मित्र और भाभी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तब से ये दोनों भाई यहां शहर आ गए हैं, तब से घर बिल्कुल वीरान सा लगता है। नहीं तो उस घर में चमन बरसता था, चमन, रामकिशन जी बोले। क्या कहा आपने? दोनों भाई, जानकी जी ने पूछा। क्या आपको नहीं पता? रामकिशन जी ने पूछा।
अच्छा, यह बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, अनुज बोला। हाँ, आप लोग स्नान कर लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के खाने का इंतजाम करती हूं। जानकी जी के जाने के बाद अनुज ने सबसे कहा कि इन्हें अभी कुछ भी मालूम नहीं है और समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। सबने कहा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर अनुज बोला, अब मैं काम पर जाता हूं, आप लोग खाना खाकर मेरे कमरे में आराम कर लीजिएगा। कुछ समय बाद जानकी जी ने खाना तैयार कर दिया और सब खाकर आराम करने चले गए। शाम को पायल आई और घर में उन सबको देखकर जानकी जी से उन सब के बारे में पूछा। जानकी जी ने उनकी समस्या कह सुनाई। पायल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन जब उसने गंगा का व्यवहार देखा और उसकी रसोई के कामों में कार्यकुशलता देखी तो वह सारा गुस्सा भूल गई। सारा खाना गंगा ने बनाया था और खाना वाकई बहुत अच्छा बना था। उसने ही खाना बनाकर रसोई समेटी और बर्तन धोने आंगन में बैठ गई। जानकी जी ने मना भी किया, लेकिन गंगा नहीं मानी। वह आज बहुत खुश थी अपने पुराने अनुज को पाकर। भीतर जानकी जी, रामकली जी और रामकिशन जी बातें कर रहे थे और बाहर चारपाई पर पायल और अनुज बातें कर रहे थे और इधर हेड पंप के पास गंगा बर्तन धो रही थी और बीच बीच में पायल की बातों का भी जवाब देती जाती। कुछ देर में गंगा ने बर्तन धो लिए और बर्तनों की डलियां उठाने को हुई तो अनुज बोला, तुम रहने दो गंगा, मैं रख देता हूं, काफी भारी होगी। ठीक है, इतना कहकर वह पायल के पास आकर बैठ गई। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं तो चली, मुझे दफ्तर के कुछ कागजात का काम निपटाना है। इतना कहकर पायल अपने कमरे में चली गई। तब गंगा भी उठकर जाने लगी। इतने में अनुज ने उसका हाथ पकड़कर रोका। कहां जा रही हो गंगा? क्या अब भी मुझसे रूठी हुई हो? नहीं अनुज, मैं भला तुमसे कैसे रूठ सकती हूं? तुमसे केवल प्यार किया होता तो रूठती, लेकिन मैंने तो तुम्हें देवता मानकर तुम्हारी पूजा की है और देवता कोई भी परीक्षा ले ले भक्त की, लेकिन भक्त कभी भी देवता से नाराज नहीं होता और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं था कि जरा सा खींचने पर टूट जाता। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अनुज ने गंगा से पूछा। तुम्हें माफ नहीं करती तो क्या करती भला? अपने दोस्त से कब तक रूठी रहती? मैं आज बहुत खुश हूं, मेरे मन का एक और बोझ कम हो गया, लेकिन ऐसा कभी मत करना, नहीं तो मैं अब की बार हमेशा के लिए तुमसे रूठ कर भगवान के पास चली जाऊंगी। नहीं गंगा, ऐसा मत कहो, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। और दोनों ऐसे ही अपने मन के दर्द को एक दूसरे से बांटते रहे। तभी जानकी जी बाहर आकर बोली, रामकली जी मेरे कमरे में सो जाएगी, गंगा पायल के कमरे में, और रामकिशन भैया अनुज के कमरे में सो जाएंगे। और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करके पायल अपने दफ्तर निकल रही थी। तभी गंगा बोली, लाओ दीदी, आज मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। इतने सुंदर लंबे बाल हैं तुम्हारे, और तुम हो कि रोज 2 सादी चोटियां बनाकर चल देती हो। चलो, मैं आज तुम्हारे बालों का सुंदर सा जूड़ा बना देती हूं। अच्छा, चल तू भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। कुछ देर में गंगा ने पायल के बालों का जूड़ा बना दिया। पायल ने अपने आप को आईने में देखा तो बोली, गंगा, आज तो तूने मेरी काया पलट कर दी। लगता है आज सूती धोती की जगह ढंग की साड़ी पहननी होगी, नहीं तो तुम्हारे बनाए जुड़े की तौहीन हो जाएगी। और पायल ने आज अपने लिए नई साड़ी भी निकाली और तैयार होकर चल दी दफ्तर की ओर। शाम को दफ्तर से लौटते समय वह वैष्णो देवी मंदिर चली गई और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात सूरज से हो गई। वह भी दुकान से लौटकर सीधे मंदिर चला आया था। अरे सूरज बाबू, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ये कि 2 चोटियों की जगह जूड़ा और धोती की जगह साड़ी। आखिर बात क्या है? कहीं लड़के वाले तो देखने नहीं आ रहे? पायल जोर से हंसी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह हमारा किराएदार है ना, तो उसके गांव से उसके पड़ोसी आए हैं। उनकी बेटी ने आज मेरे बाल बना दिए तो सोचा साड़ी भी पहन लेती हूं। घर के कामों में बहुत निपुण है और स्वभाव की भी बहुत अच्छी है गंगा। क्या क्या कहा तुमने? गंगा, सूरज ने पायल से पूछा। हां, उसका नाम गंगा है, मां का नाम रामकली।
पिता का रामकिशन। कहीं मेरे ही माधवपुर गांव के तो नहीं है? सूरज ने हैरानी से पूछा। हाँ, यही नाम है उनके, और गांव भी। और तुम्हारे किराएदार का नाम क्या है? अनुज। अनुज नाम है उसका। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर चलना चाहता हूं, लेकिन बात क्या है कुछ तो मालूम हो पहले। चलो, मैं तुम्हें सब रास्ते में बताता हूं। रास्ते में चलते चलते सूरज ने जब सब कुछ पायल को बता दिया, पायल बोली। तभी अनुज इतना बुझा बुझा सा रहता है, उसे शायद अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और दोनों पायल के घर पहुंचे तब तक अंधेरा भी गहराया था। गंगा ने जैसे ही किवाड़ खोली, सूरज को देखकर खुशी से बोल पड़ी। सूरज भैया तुम, और यहां कैसी है पगली? सूरज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूं भैया, और तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। काका काकी कहां हैं? और इतना पूछते ही रामकिशन जी और रामकली जी भी सामने आकर बोले, अरे बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहां देखकर। तभी दरवाजे से अनुज भी आता दिखाई दिया। अनुज ने जैसे ही सूरज को देखा तो मारे खुशी के उसकी आंखें छल छला आईं, और उसने सूरज के करीब जाकर उसके पैर छुए, और सूरज ने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई गले लगकर खूब रोए। सारे गिले शिकवे आंसुओं के संग बह गए। उस रात जानकी जी और गंगा ने मिलकर ढेर से पकवान बनाए, और सूरज ने उस रात वहीं खाना खाया। सब बहुत खुश थे उस रात। अब तू ये ऑटो नहीं चलाएगा, मैं प्रिंसिपल से कहकर कॉलेज में फिर से तेरा एडमिशन कराऊंगा, और तू हॉस्टल में नहीं इसी घर में रहेगा। और तेरा एडमिशन होने के बाद मैं भी गांव लौटकर दुकान संभाल लूंगा, और यह काम हम परसों ही करेंगे, क्योंकि कल तो रविवार है, इसलिए जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा भैया। और खाना खाकर सूरज बोला, तो अब मैं चलता हूं। रात भर की तो बात है, यहीं रुक जाते बेटा। जानकी जी बोली, नहीं मां जी, अभी बहुत से काम निपटाने हैं। धर्मशाला का किराया भी देना है, दूध वाले का हिसाब करना है, पेपर वाले का हिसाब करना है। दुकान पर सेठ जी से भी कहना है कि मैं गांव वापस जा रहा हूं। अच्छा ठीक है बेटा। और सूरज वहां से चला आया। उधर अनुज ने भी लखन चाचा से सारी बातें कह सुनाई और बोला, चाचा माफ करना, भैया ने कहा है कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। बहुत खुशी हुई हमें ये जानकर कि तुम फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, लेकिन अपने लखन चाचा को भुला मत देना। नहीं चाचा, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर मैं इसी शहर में तो हूं, जब जी करेगा तो मिल जाया करूंगा। और इतना कहकर अनुज चला आया। अब सोमवार को दोनों भाई कॉलेज पहुंचे। अनुज ने प्रिंसिपल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगी, और सूरज की वजह से प्रिंसिपल ने अनुज को माफ कर दिया। दोपहर होने को आई थी। दोनों भाई कॉलेज से निकले ही थे कि रोहित ने दोनों भाइयों को प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलते हुए देख लिया। उसने प्रिंसिपल ऑफिस के चपरासी से पूछा कि यह दोनों यहां क्या करने आए थे। चपरासी ने सब सच सच बता दिया। यह सुनकर रोहित के मन में आग लग गई कि अनुज की जिंदगी सुधर जाएगी। रोहित ने मन में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तूने रुखसाना को मुझसे छीना है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, और उस रुखसाना को भी नहीं छोड़ूंगा। अभी उससे भी बदला लेना बाकी है। और यह सोचकर रोहित कॉलेज से चला आया और अपने कमरे में आकर अनुज से बदला लेने की तरकीबें निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि रुखसाना अपनी बैठक की दराज में एक खाली पिस्तौल रखती है। वह इसलिए कि कोई भी आशिक मिजाज अगर अपनी हदें भूलने लगे तो केवल उसे धमकाने के लिए। वह जानबूझकर उसमें गोलियां नहीं डालती, वह तो केवल अपनी हिफाजत के तौर पर उसका इस्तेमाल करती है। और उसी पिस्तौल को लेकर रोहित ने तरकीब निकाली और दोपहर के बाद वह कहीं गया। उसके बाद शाम होने तक वह दोनों भाइयों का पीछा करता रहा कि दोनों भाई क्या क्या करते हैं। अब रात के 9 बजे होने को थे। दोनों भाई अब भी साथ थे। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसीलिए एक दूसरे के संग समय बिता रहे थे। तभी अनुज बोला, भैया इस जगह के समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो चलो खाते हैं समोसे। सूरज बोला, ठीक है तो आप यहीं ठहरे, मैं लेकर आता हूं, क्योंकि दुकान में बहुत भीड़ है। अनुज बोला, नहीं तू यहीं ठहर, मैं लेकर आता हूं। सूरज इतना कहकर चला गया और अनुज सड़क के किनारे ही खड़ा रहा।
रोहित ये सब छुप कर देख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया और अनुज के पास आकर बोला, और कैसे हो? गायब ही हो गए बिल्कुल। कहाँ हो आजकल? मैं ठीक हूं और मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता। अरे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। और रुखसाना ने मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, जैसे तुम्हें निकाला था। आजकल तो उसने किसी और लड़के को फंसा रखा है। मैंने उसे पूछा था कि तुमने अनुज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो वह बोली, मैंने तो केवल अनुज का इस्तेमाल किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं चाहती थी कि वह बदनाम हो जाए, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। पहले मुझे उससे रुपए मिलते थे और अब जब वह इस काबिल न रहा कि मुझे रुपए दे सके, तो वह मेरे लिए बेकार हो चुका था। मैंने उससे कभी भी मोहब्बत नहीं की, केवल अपनी अय्याशी के लिए उसका इस्तेमाल किया। यह सुनकर अनुज का खून खौल उठा और वह बोला, मैं आज ही उसके पास जाकर इन सब का फैसला कर देता हूं। आखिर वह अपने आप को समझती क्या है, आज ही सारा हिसाब चुकता होगा। और अनुज ने फौरन एक टैक्सी पकड़ी और चल पड़ा गुस्से में रुखसाना के घर की ओर। उधर सूरज समोसे लाया ही था कि उसने अनुज को टैक्सी में बैठते हुए देखा और उसने भी टैक्सी पकड़ी और वो भी अनुज की टैक्सी के पीछे पीछे चल पड़ा। अनुज की टैक्सी पहले पहुंच गई। उसने टैक्सी का किराया दिया और गुस्से में बंगले के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा रुखसाना ने ही खोला और वह रुखसाना से बहस करने लगा। रुखसाना बोली, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार न था। वह गुस्से से पागल हो रहा था और उसने रुखसाना पर हाथ भी उठा दिया। रुखसाना को अब और कोई रास्ता न सूझा और वो बैठक में गई, दराज में से खाली पिस्तौल निकाली और अनुज पर तान दी। अनुज बोला, तो तुम मुझे मारोगी? इससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। और अनुज ने पिस्तौल छीनकर अपने हाथ में ले ली। तभी सारे बंगले की बत्तियां बंद हो गईं और 2 बार गोली चलने की आवाज आई। गोली चलने के बाद फौरन बंगले की बत्तियां जल उठीं। तब तक सूरज भी भीतर पहुंच चुका था और सूरज ने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि रुखसाना की लाश खून से लथपथ पड़ी है और पिस्तौल अनुज के हाथ में है। सूरज ने आओ देखा न ताओ और फौरन ही अनुज के हाथों से पिस्तौल छीनकर अपने हाथों में ले ली। तब तक नौकरानी सबीना भी आ चुकी थी और रुखसाना की लाश देखकर वो चीख पड़ी। पुलिस आई और सूरज ने अनुज को निर्दोष बताते हुए रुखसाना के खून का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनुज को कुछ भी हो। उसने अपने माता पिता को वचन जो दिया था। अनुज ये देखकर रो पड़ा, क्योंकि सबीना के आने से पहले सूरज अपनी कसम दे चुका था अनुज को, तू किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, अगर किसी से कुछ भी कहा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। सूरज को जेल भेज दिया गया। अनुज और पायल जेल पहुंचे सूरज से मिलने। पायल बोली, ये केस मैं लड़ूंगी, मुझे पक्का यकीन है कि सूरज बाबू आप निर्दोष हैं। हाँ भैया, मुझे पक्का यकीन है कि पायल दीदी आपको बचा लेगी। नहीं अनुज, जब सबको पता है कि रुखसाना का खून मैंने किया है तो केस लड़ने से क्या फायदा? मैं ही कसूरवार हूं। जब मैंने खुद ही मान लिया है तो पायल इस केस के लिए माथा पच्ची क्यों करेगी भला? लेकिन भैया, आप निर्दोष हैं और मैं यह साबित करके रहूंगा। तू किसी से कुछ भी नहीं कहेगा अनुज, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगा। भैया, कृपया करके कसम की बेड़ियां मत डालिए मुझ पर, नहीं तो इस अपराध बोध से मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दोनों अभी यहां से जाओ। पायल ने अनुज से कहा, अभी यहां से चलो, घर चलकर कुछ सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है दीदी। दोनों घर लौट आए। घर में सबने पूछा कि कोई रास्ता निकला सूरज को बचाने का। पायल बोली, नहीं, सूरज बाबू जब स्वयं खून का इल्जाम अपने सिर पर ले रहे हैं तो अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रामकिशन जी बोले, मैं शाम को जाता हूं सूरज से मिलने, शायद वह मुझसे कुछ कहे। मुझे मालूम है काका, वह कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है ना सारी बात, लेकिन उन्होंने अपनी कसम देकर मेरा मुंह बंद कर रखा है। अनुज बोला, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मालूम है? पायल ने अनुज से पूछा।
नहीं बता सकता दीदी, भैया की दी हुई कसम टूट जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम मुंह से नहीं बता सकते, लेकिन लिख तो सकते हो। इस तरह तुम्हारी कसम भी नहीं टूटेगी और हम सबको पता भी चल जाएगा। पायल बोली, हाँ यह सही रहेगा दीदी, मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। और अनुज ने उस दिन वाली सारी घटना पायल को लिखकर दे दी। पायल उसे पढ़कर हैरान रह गई और बोली, जरा 1-2 दिन ठहरो, रुखसाना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो। और सुनो, आज रात को ही हम दोनों को चोरी छिपे कहीं चलना है, किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि कुछ शक तो मुझे सबीना पर भी जा रहा है। क्योंकि यह बात हजम नहीं हो रही कि गोली चलते वक्त घर की सारी बत्तियां कैसे बंद हो गईं और गोली चलने के बाद बत्तियां दोबारा जल उठीं। और जब तुम्हारी बहस रुखसाना के साथ हुई तो सबीना को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, और गोली चलने के बाद बत्तियां जलने पर वह बाद में चीखने के लिए आ पहुंची। दाल में कुछ काला जरूर है अनुज। रात हुई। पायल और अनुज कहीं निकल पड़े कुछ सबूत ढूंढने। जैसा पायल को शक था वह शक सही निकला। 2-4 दिन बाद केस की सुनवाई हुई। अदालत में आरोपी पक्ष के वकील ने सूरज को कटघरे में खड़ा करके कुछ सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम बताइए, आरोपी पक्ष के वकील ने सूरज से पूछा। जी, मेरा नाम सूरज शुक्ला है। तो उस रात आप वहां क्या करने गए थे? आरोपी वकील ने सवाल पूछा। जी, मैं रुखसाना से ही मिलने गया था। तो क्या रुखसाना आपकी महबूबा थी? आरोपी वकील ने पूछा। जी नहीं, वह मेरी बहन के समान थी। एक गाने वाली आपकी बहन। हाँ, बहुत ताज्जुब हुआ सुनकर। यह कैसा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? सूरज ने कहा। अच्छा, तो क्या आप अक्सर वहां जाते थे? आरोपी वकील ने पूछा। जी नहीं, एक ही बार मैं उनके घर गया था और एक बार वह मुझे मिली थी, यह बताने के लिए कि जो काम मैंने उन्हें सौंपा था वह उन्होंने पूरा कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा कौन सा काम था जो आपने उन्हें सौंपा था? आरोपी वकील ने पूछा। वो मेरा निजी मामला है, मैं नहीं बता सकता। निजी मामला? तो इसका हम क्या मतलब समझें? आरोपी वकील बोला। जो भी हो, जो भी आपको समझना हो। अच्छा ठीक है, जरा आप मुझे विस्तार से बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था? आरोपी वकील ने पूछा। जी, उस रात मैं रुखसाना के घर पहुंचा। हमारी किसी बात को लेकर बहस होने लगी। रुखसाना ने गुस्से से बैठक की दराज से पिस्तौल निकाली और मुझे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके हाथ से पिस्तौल छीनी और उसकी ओर बढ़ा दी। तब तक घर की सारी बत्तियां चली गईं और मैंने गोली चला दी। तब तक बत्ती आई तो मैंने देखा तो रुखसाना को गोली लगी है और वह तड़प रही है और कुछ पल में ही उसने दम तोड़ दिया। तब तक अनुज भी मेरा पीछा करते हुए रुखसाना के घर जा पहुंचा। तो जनाब, आप कहना चाहते हैं कि बत्ती जाते ही वहां कोई आया और रुखसाना को गोली मारी और बत्ती आने से पहले मारकर भाग गया? आरोपी वकील बोला। मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता आपको? आप तो उस समय वहीं मौजूद थे, आरोपी वकील ने कहा। तभी पायल बोल पड़ी। ऐसा भी हो सकता है कि रुखसाना को कोई और गोली मारकर चला गया हो। लेकिन वकील साहिबा, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि यह काम किसी बाहर वाले का है? आरोपी वकील बोला। क्योंकि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था, यानी कि गोली मारने वाले को पता था कि यह दोनों भाई यहां आने वाले हैं। इसीलिए उसने पहले बत्ती बंद की, फिर गोली मारी और भाग गया। यह कैसे मुमकिन है वकील साहिबा? जरा ठीक से समझाइए इस अदालत को, आरोपी वकील बोला। सब संभव है, क्योंकि यह सब एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत किया गया है और अभी मुझे मुजरिम से सवालात पूछने बाकी हैं और सबीना से भी। तभी जज साहब बोले कि आज की अदालत 2 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। सब घर जाने लगे और पायल ने अपना वकीली कोट उतारकर हाथ में रखते हुए मन में सोचा, अच्छा हुआ 2 दिन और समय मिल गया, अब मैं और भी सबूत इकट्ठे कर सकती हूं। तभी अनुज पायल के पास आकर बोला, क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं, यही कि हमें 2 दिन में इस केस के सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी हम सूरज बाबू को निर्दोष साबित कर सकते हैं। लेकिन दीदी, हमारे सबूत इकट्ठे करने का क्या फायदा? भैया तो खुद ही करार कर रहे हैं कि वह खूनी है।
अगर हमारे हाथ पक्के सबूत लग जाएं, तो हम चुटकियों में सूरज बाबू को निर्दोष करार दे सकते हैं। तब उन्हें खुद को बेकसूर कहना ही होगा। तो फिर आगे क्या करना होगा सबूत इकट्ठे करने के लिए? वही जो उस रात किया था। किसी का पीछा करना है और 2 दिनों तक उस पर नजर रखनी है। ठीक है दीदी, मैं तैयार हूं। तो चलो फिर, देर किस बात की। और वह दोनों साथ में सबूत ढूंढने निकल पड़े। 2 दिन के बाद अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। आरोपी वकील ने सूरज से फिर से कुछ उलझुल से सवाल पूछे, जिनका जवाब सूरज देना चाहता था, और वह गड़बड़ा गया। तब पायल ने बात को संभालने की कोशिश की और बोली, मैं भी मुजरिम से कुछ सवालात पूछना चाहती हूं। पायल ने सवालात पूछने का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, तो यह बताइए सूरज बाबू, जब आप रुखसाना के घर पहुंचे तो दरवाजा किसने खोला? जी वकील साहिबा, उस रात दरवाजा शायद उनकी नौकरानी ने खोला था। मैं गुस्से में था, इसीलिए ठीक ठाक कुछ याद नहीं पड़ता। ठीक से याद कीजिए और बताइए। जी, मैंने कहा तो शायद नौकरानी ने। आप झूठ कह रहे हैं सूरज बाबू, क्योंकि दरवाजा पहले से खुला हुआ था, और पहले आप नहीं, आपका छोटा भाई अनुज उस घर में दाखिल हुआ था, और उसके बाद आप घर में दाखिल हुए। अनुज और रुखसाना के बीच कुछ कहां सुनी हुई। रुखसाना ने अनुज को धमकाने के इरादे से खाली पिस्तौल दराज में से निकाला और अनुज से कहा कि यहां से चले जाओ। लेकिन अनुज काफी गुस्से में था और वह वहां से ना गया। उसने खाली पिस्तौल रुखसाना के हाथ से छीन ली, और तभी घर की सभी बत्तियां बंद हो गईं। कोई बाहर से आकर पहले से ही उस घर में छुपकर बैठा था। वह रुखसाना को गोली मारकर भाग गया। तभी घर की बत्तियां फिर से जल उठीं, और आपको लगा कि यह खून अनुज ने किया है, और आपने उसे बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सिर ले लिया। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि जो गोलियां रुखसाना को लगीं वह रुखसाना के पिस्तौल की हैं ही नहीं, वह तो और किसी के पिस्तौल की है। वाह वकील साहिबा, क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई। मान गए? आरोपी वकील बोला। नहीं, मैं सही कह रही हूं। अगर आप सही कह रही हैं तो इसे सिद्ध कीजिए। आरोपी वकील बोला। जी जरूर, लेकिन मैं अदालत को यह बताना चाहती हूं कि इस अदालत में वो खूनी मौजूद है जो उस रात खून करके भागा था, और वो जो सफेद दाढ़ी मूंछ में कोने में बैठा है वही खूनी है। पायल के इतना कहने पर उस खूनी ने अदालत से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसकी दाढ़ी मूंछ निकाली गई तो पता चला कि वह रोहित है। तब पायल बोली, मैं रुखसाना की नौकरानी को भी अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूं। उसके पास भी बहुत से सवालों के जवाब हैं। आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रही हैं, आरोपी वकील बोला। लेकिन जज साहब बोले, इजाजत है, लेकिन अदालत की कार्यवाही का वक्त खत्म हो चुका है। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। दूसरे दिन अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और सबीना को पेश किया गया। सबीना ने सारी सच्चाई बयान की। वह बोली, रुखसाना दीदी के खून वाले रोज रोहित साहब मेरे घर आए थे, क्योंकि मैं दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक के लिए अपने शौहर और बेटे से मिलने जाती थी। मेरा शौहर कोई भी काम इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह बच्चों को संभालता था। रोहित साहब आकर बोले कि वह मुझे बहुत पैसे देंगे, बस मुझे एक काम करना होगा कि रात को घर का दरवाजा खुला रखना होगा, और अनुज के आते ही कुछ समय बाद घर की बत्तियों का मेन स्विच बंद कर देना और कुछ समय बाद खोल देना। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उनका इरादा रुखसाना दीदी का खून करने का था। वह मेरी ही आंखों के सामने से भागे थे। उनके हाथ में पिस्तौल थी। मुझे यह भी पता है कि जो पिस्तौल दीदी की दराज में हुआ करती थी वह हमेशा खाली रहती थी। इसका मतलब है कि ना अनुज साहब उस पिस्तौल से खून कर सकते हैं और ना ही सूरज साहब। अच्छा, अब तुम जा सकती हो। मुझे अब चंद सवाल अनुज से भी पूछने हैं, पायल बोली। अनुज कटघरे में आया और उस रात समोसे वाली दुकान के सामने जो रोहित ने उसे रुखसाना के बारे में कहा था, उसने अदालत में वह सब बयां कर दिया और बोला कि मेरे भैया ने मुझे बचाने के लिए इस खून का इल्जाम अपने सिर ले लिया। रोहित ने जो बातें उस दिन रुखसाना के बारे में मुझे बताईं, उसे सुनकर मैंने अपना आपा खो दिया और बिना सच्चाई जाने रुखसाना से उलझ पड़ा।
वह कहती रही कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन उसकी मैंने एक ना सुनी। उसने मजबूर होकर केवल मुझे धमकाने के इरादे से पिस्तौल निकाली थी और वो पिस्तौल मैंने छीन ली। उसके बाद क्या हुआ यह सबको पता ही है। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। सूरज और अनुज बेकसूर निकले। सबीना को भी 1 महीने की जेल हुई जुर्म छुपाने के लिए, और रोहित को रुखसाना के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा हुई। एक बार फिर से दोनों भाई मिल गए, लेकिन इस बार सूरज बोला, अब जल्दी अनुज और गंगा की शादी कर देते हैं, दोनों यहीं शहर में रहेंगे। अनुज कॉलेज जाया करेगा और गंगा घर संभालेगी। लेकिन भैया, पहले तो आपकी शादी होनी चाहिए। आप बड़े हैं, और चिंता मत कीजिए, लड़की मैंने ढूंढ ली है, और वही है जो हम सबको सही रास्ते पर रख सकती है। थोड़ी अकड़ू है लेकिन चलेगी। अनुज बोला, अरे तू बड़ा सियाना हो गया है, मेरी शादी करवाएगा? फिर अनुज ने पायल से पूछा, क्यों दीदी, बनोगी ना मेरी भाभी? और पायल ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। साथियों, इस तरह से बिछड़ा हुआ परिवार फिर से मिल गया। प्यारे साथियों, यह कहानी सिर्फ एक बड़े भाई की नहीं, बल्कि उस अनमोल रिश्ते की है जिसमें बिना किसी शर्त के प्रेम और त्याग की मिसाल छिपी होती है। यह उस भाई की कहानी है जिसने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को और अपनी जवानी को चुपचाप एक और जीवन संवारने में अर्पित कर दिया। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई अपेक्षा नहीं की, बस अपने फर्ज को अपना धर्म बना लिया। पर जब उसी भाई के त्याग को नजरअंदाज कर दिया गया, जब मां का अस्तित्व भी भुला दिया गया, तो उस नजारे ने रिश्तों की हकीकत की गहराई दिखा दी। छोटी सी गलती नहीं थी वो, बल्कि एक इंसान के वर्षों के समर्पण को नकार देना था। लेकिन जैसे हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, वैसे ही इस कहानी में भी समय ने करवट ली। छोटे भाई को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने समय रहते अपने किए की माफी मांगी। उसने अपने आप को बदलकर बड़े भाई के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सबसे कीमती चीज होती है सम्मान और समझ। पैसे, शोहरत और दुनिया की चकाचौंध एक दिन फीकी पड़ जाती है, पर परिवार का प्यार और भाई का त्याग उम्र भर हमारे साथ चलता है। इसीलिए कभी उस छांव को मत भूलिए जो तपती दोपहरी में बिना कुछ मांगे आपको ठंडक देती है। त्याग, प्रेम और पश्चाताप, यही इस कहानी के 3 स्तंभ हैं, और यही आज के युग में सबसे अधिक आवश्यक है। रिश्तों की कद्र करना और समय रहते अपनी गलतियों को स्वीकार कर रिश्तों को सहेज लेना। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।